नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स की जो EDD सेकेंड बुक पढ़ाई जाती है, उस बुक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इस बुक से संबंधित अर्थिंग चैप्टर जो कि मैं आपको फुल डिटेल से पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं। आज मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है आंतरिक तार स्थापन का आगणन, यानी एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इंटरनल वायरिंग हम लोग किसे कहते हैं। यह बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो आपको ना पता हो, बस आपको समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके घर पर या आपके घर के अंदर जब भी आप घर बनाते हैं तो घर के अंदर वायरिंग करते हैं, या कोई कॉलोनी बन रही है उस कॉलोनी के अंदर वायरिंग की जाती है, या कोई फैक्ट्री बन रही है फैक्ट्री के अंदर वायरिंग की जाती है। तो ये जो घर के अंदर या किसी बहुमंजिला इमारत के अंदर हम लोग वायरिंग करते हैं, इसी को हम लोग इंटरनल वायरिंग कहते हैं। एक बार फिर से आप समझिए, जो है इंटरनल वायरिंग हम लोग किसे कहते हैं। जो भी हमारे डोमेस्टिक एप्लियंस होते हैं, उनको हम लोग विद्युत सप्लाई से जोड़ने के लिए जब जो अपने घर में वायरिंग की व्यवस्था करते हैं, उसी को हम इंटरनल वायरिंग कहते हैं। तो दोस्तों, यह इंटरनल वायरिंग जो आपको पढ़ना है, यह जो आपको सिलेबस में दिया गया है, इसके बारे में आपको एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इंटरनल वायरिंग क्या होती है, हम लोग कैसे करते हैं, और जब हम इंटरनल वायरिंग करते हैं तो वायरिंग करने के बाद ओवरऑल कितना कास्ट आएगा, उसका आगणन भी हम करते हैं। तो एज अ इंजीनियर आपको ये सब सारी चीज़ें पहले से ही एक प्लान के थ्रू पता होना चाहिए कि अगर हम किसी घर का, किसी बिल्डिंग का या किसी बहुमंजिला इमारत का वायरिंग कर रहे हैं, तो उस वायरिंग को करने में कितना कास्ट आएगा, कितनी लागत आएगी, इसका पूर्व अनुमान आप पहले से ही पता कर लेते हैं। यह जानकारी आपको तब मिलती है, या आप यह जानकारी तब पता कर सकते हैं जब इस चैप्टर के बारे में आपको एक अच्छा नॉलेज हो। दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर को अच्छे से आपको बताऊं, और उम्मीद करता हूं कि आप भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ड्राइंग समझ में नहीं आती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को पढ़िएगा। अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो उसको ज़रूर आप बताइएगा। बाकी इसको पढ़ने के साथ साथ जो है आपकी जो बुक है उसको भी पढ़िए। मेरे पढ़ाने से आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आइए, मैं आपको आंतरिक तार स्थापन बताने से पहले दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम अपने घर में वायरिंग करते हैं या किसी बहुमंजिला इमारत में वायरिंग करते हैं, तो वायरिंग में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं जिनको लगाने की ज़रूरत होती है। जैसे आप नाम जानते होंगे, आपके घर में एनर्जी मीटर लगा होगा, आपके घर में मेन स्विच बोर्ड लगा होगा, आपके घर में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा होगा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा होता है, या स्विच बोर्ड लगा होता है। तो दोस्तों, यह एनर्जी मीटर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या होता है, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या होता है, या मेन स्विच क्या होती है, या स्विच बोर्ड क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एनर्जी मीटर के बारे में, मेन स्विच के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बारे में। अगर इन सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बारे में अगर आप जान रहे हैं, तो यह आपको वायरिंग करने में मदद करेंगे कि कौन से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हमको कहाँ पर स्थापित करना है, और उसको स्थापित करने के लिए
इंजीनियरिंग रूल के अनुसार उनका साइज़ कितना होना चाहिए, उनकी ज़मीन से हाइट कितना होनी चाहिए, उनको किस जगहों पर स्थापित करना चाहिए, ये सब सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलती है। ये चैप्टर बहुत बड़ा है। इस चैप्टर को करने के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सही दिशा में प्रयास करेंगे और मुझे विश्वास है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो दोस्तों, आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी एनर्जी मीटर के बारे में, मेन स्विच के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बारे में, या स्विच बोर्ड अपितु स्विच बोर्ड जो होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको एनर्जी मीटर, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ऊर्जा मापी। ये एनर्जी मीटर क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि आपके घर पर एनर्जी मीटर लगा होता है। यह एसी भी होते हैं और डीसी भी हो सकते हैं। हमारे घर पर जो एनर्जी मीटर लगे होते हैं वह सामान्यतः एसी एनर्जी मीटर होते हैं। यह एनर्जी मीटर जो होते हैं, इनका काम जो होता है, यह हम जितना भी विद्युत की खपत करते हैं अपने घर पर, यानी जितना भी विद्युत का उपभोग करते हैं, उसका रिकॉर्ड विथ ग्राफ के फॉर्म में हमें देते हैं कि हमने 24 घंटे में, या हम कह सकते हैं कि एक सप्ताह यानी 7 दिनों में, या हम कह सकते हैं 1 महीना या 30 दिनों में, या पूरे साल भर में हम कितना बिजली कंज्यूम किए, इन सब का एक रिकॉर्ड हमें एनर्जी मीटर से मिलता है। दोस्तों, इस बात को आप ध्यान देंगे कि जो एनर्जी मीटर होते हैं यह बिजली कंजम्पशंस की दर को बताते हैं, यानी पावर खपत की दर को बताते हैं। तो एनर्जी मीटर की संरचना क्या होती है, इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, मैं थोड़ी सी चीज़ें इसके बारे में बताना चाहूँगा, और इससे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वह भी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एनर्जी मीटर हमारे सिंगल फेज होते हैं और 3 फेज होते हैं। सिंगल फेज हमारे पास एनर्जी मीटर होता है और 3 फेज एनर्जी मीटर होता है। ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। यह तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है, या हमारा 3 फेज एनर्जी मीटर होता है। तो चाहे सिंगल फेज हो चाहे 3 फेज हो, इसका जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें 2 कॉइल होती हैं। मैं आपको इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन, आंतरिक जो इसकी संरचना होती है, उसको मैं बना कर दिखा दूं आपको कि इसमें क्या होते हैं। हमारे 2 मुख्य रूप से कॉइल होते हैं। एक हमारी करंट कॉइल होती है और दूसरा पोटेंशियल कॉइल होती है। ये हमारी पोटेंशियल कॉइल है। तो दोस्तों, आप ध्यान देंगे कि ये हमारी करंट कॉइल होती है और ये हमारी पोटेंशियल कॉइल होती है। इस करंट कॉइल को हम लोग क्या करते हैं, लोड के सीरीज़ में, यहाँ पर लोड आप कोई लगाए हैं, लोड के रूप में आपके घर का लोड हो सकता है, किसी कॉलोनी का लोड हो सकता है, किसी बंगलो का लोड हो सकता है। तो यहाँ पर लोड है, इस लोड के सीरीज में हम लोग करंट कॉइल लगाते हैं, और ये जो हमारी पोटेंशियल कॉइल होती है, इसको लोड के समांतर में जोड़ते हैं। यह हमारा एक इंटरनल कंस्ट्रक्शन होता है एनर्जी मीटर का। और यहाँ से हम लोग सिंगल फेज यानी सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं, सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं एनर्जी मीटर को। तो दोस्तों, आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो हमारा एनर्जी मीटर होता है वह कैसे बना होता है। इसमें 2 कॉइल होती हैं, करंट कॉइल होती है, दूसरा पोटेंशियल कॉइल होती है।
अब थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको इस करंट कॉइल के बारे में बता दूं। यह जो करंट कॉइल होती है, इसका काम होता है करंट को मेजर करना, करंट को मेजर करना, मेजर करना। और यह जो करंट कॉइल होती है, यह लोड के सीरीज में लगी होती है, सीरीज में लगी होती है। दूसरा, अगर मैं पोटेंशियल कॉइल के बारे में बताऊं तो यह वोल्टेज को मापता है, वोल्टेज को मापता है। अगर नेक्स्ट इस पोटेंशियल कॉइल के बारे में मैं बताऊं तो यह लोड के समांतर में लगे होते हैं, लोड के समांतर में लगे होते हैं। ये तो आप करंट कॉइल के बारे में जाने और पोटेंशियल कॉइल के बारे में जाने। लेकिन तो करंट कॉइल के बारे में हम बताएं आपको, तो ये करंट कॉइल बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि कॉइल बनते कैसे हैं। एक कोई आपके पास कॉपर का तार है या एल्युमिनियम का तार है, इस तार का आप इस तरह से बाइंडिंग कर दें, कुंडली कर दें, तो यह बन जाती हमारी कॉइल, यह बन जाती हमारी कॉइल। अब यह कॉइल जो हम बनाएं इस तार की मदद से, इस तार की कुछ मोटाई होती है, और यह जो आपने फेरा लगाया, तार के फेरे किए, यानी उस तार के टर्न दिए, तो ये कितने टर्न होंगे उसी हिसाब से हमारी कॉइल बनती है। तो एक करंट कॉइल चूँकि करंट को मेजर करती है, और करंट को मेजर करने के लिए इस करंट कॉइल से पूरा करंट इससे पास होना चाहिए। इसलिए इस करंट कॉइल को हम लोग मोटे तार तथा कम नंबर ऑफ टर्न के बनाते हैं। एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए, ये जो करंट कॉइल है इसको मोटे तार तथा कम नंबर्स ऑफ टर्न के बनाते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये मोटे तार की हम लोग क्यों बनाते हैं और नंबर ऑफ टर्न यानी जो हम लोग कॉइल बनाते हैं उसमें फेरों की संख्या कम क्यों लेते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप जानते हैं कि किसी भी वायर का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर मोटा है तो उसका रजिस्टेंस कम होता है। यानी जो हमारा रजिस्टेंस होता है वह लंबाई के समानुपाती तथा क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अधिक करने से जो हमारी कॉइल होगी, ये जो करंट कॉइल होगी, इसका रजिस्टेंस कम हो जाएगा। और नंबर ऑफ टर्न कम लेने से, यानी इसका अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न कम ले तो नंबर ऑफ टर्न कम होने से इसकी लंबाई कम होगी, और लंबाई कम होगी तो रजिस्टेंस कम होगा। दोनों ही स्थितियों में हमको रजिस्टेंस कम रखना है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो हमारी करंट कॉइल बनी होती है वह मोटे तार तथा कम नंबर ऑफ टर्न की बनी होती है। यह लोड के सीरीज में लगाई जाती है, और इसका काम जो होता है वह करंट को मेजर करना होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग पोटेंशियल कॉइल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल कॉइल वोल्टेज को मापता है, यह लोड के समांतर में लगा होता है। तो ये जो पोटेंशियल कॉइल होता है इसका रजिस्टेंस अधिक से अधिक होना चाहिए। अगर हमारे पोटेंशियल कॉइल के रजिस्टेंस का मान इनफाइनाइट हो जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका रजिस्टेंस, इस पोटेंशियल कॉइल के रजिस्टेंस को अधिक करने के लिए हम लोग यहाँ पर इस पोटेंशियल कॉइल को पतले तार तथा कम नंबर ऑफ टर्न के बनाते हैं, पतले तार तथा कम नंबर ऑफ टर्न के बनाते हैं। यानी अगर तार पतला है तो उसका रजिस्टेंस अधिक होगा, पतले तार तथा अधिक नंबर ऑफ टर्न के बनाते हैं। कहाँ के पतले तार तथा अधिक, इस बात को आप ध्यान देंगे,
अधिक नंबर ऑफ टर्न के बनाते हैं। यानी जितना अधिक नंबर ऑफ टर्न होगा वायर की लंबाई उतना अधिक होगी, और जितना हमारा वायर लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना अधिक होगा। तो यानी हम अधिक लंबा तार लेते हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम लेते हैं, तो दोनों ही स्थिति में इस पोटेंशियल कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है वह अधिक होता है। तो दोस्तों ये तो हमारी कुछ बातें हैं एनर्जी मीटर के बारे में, लेकिन तो यह अपने आप में एनर्जी मीटर एक चैप्टर होता है, उतना हम लोगों को पढ़ना नहीं है। फिर भी मैं आपको 2-3 बातें और एनर्जी मीटर के बारे में बताना चाहूँगा कि जो एनर्जी मीटर होता है इसके द्वारा जो हम लोग पावर कंज्यूमशन की दर यानी पावर की खपत की दर को मापते हैं, यह पावर की खपत की दर किस में बताता है, उसको हम लोग किलोवाट आवर में मेजर करते हैं। किलोवाट आवर में मेजर करते हैं, यानी किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर की हम लोग बात करें तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 1 किलोवाट आवर की बात करें तो 1 किलोवाट आवर जो होता है वह 1 यूनिट के बराबर होता है। यानी अगर हम आपसे कहें कि अगर आपका एनर्जी मीटर 1 किलोवाट आवर बिजली कंज्यूम कर दिया है, यानी आप 1 यूनिट बिजली को कंज्यूम कर चुके हैं, यानी 1 यूनिट बिजली का आपके यहाँ खपत हो गया है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आप जो है अपने घर पर जो भी मीटर लगाते हैं या जो आप विद्युत सप्लाई को यूज़ करते हैं उसका भुगतान आप जो है पर यूनिट के हिसाब से आप पे करते हैं। तो जितना अधिक आप यूनिट खर्च करेंगे उतना ही आप अपने बिल का भुगतान करेंगे। तो यह कुछ बातें थी आपको एनर्जी मीटर के बारे में। मैं आपको थोड़ा ही बता रहा हूँ, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उतना आपको ड्राइंग में जानने की ज़रूरत नहीं होती है। यह थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको एनर्जी मीटर के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सभी चीज़ों का आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी। अब दोस्तों अब ये एनर्जी मीटर जो होते हैं, एनर्जी मीटर होते कैसे हैं आप अपने घर पर देखे होंगे। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जो एनर्जी मीटर होते हैं वह सिंगल फेज होते हैं, जैसा कि यहाँ आपको लिखा गया, और 3 फेज एनर्जी मीटर होते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो हमारे सिंगल फेज एनर्जी मीटर होते हैं, जैसे मैं यहाँ आपको बना कर दिखा दूं, ये हमारा सिंगल फेज एनर्जी मीटर है। इस सिंगल फेज एनर्जी मीटर में हमारा एक फेज वायर जाता है, इसके अंदर, और दूसरा न्यूट्रल वायर जाता है, यह न्यूट्रल है, और यहीं से यह हमारा न्यूट्रल वायर बाहर निकल के आता है, और यहाँ से यह फेज वायर बाहर निकल के आता है। यह फेज वायर है और यह न्यूट्रल है। यह फिगर मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि जो हमारे सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है उसमें एक तार, मैंने जो फेज तार होता है वह एनर्जी मीटर के अंदर, और जो न्यूट्रल तार होता है वह एनर्जी मीटर के अंदर जाता है, और यहाँ से वही जो तार फेज वाला गया वो वापस आएगा और हमारा न्यूट्रल भी वापस आएगा। यानी यह हमारा एनर्जी मीटर, सिंगल फेज एनर्जी मीटर इस तरह से होता है। अगर हम लोग 3 फेज एनर्जी मीटर की बात करें तो यह 3 फेज एनर्जी मीटर में, यहाँ पर जैसे मैं आपको बना दूँ 3 फेज एनर्जी मीटर, इस 3 फेज एनर्जी मीटर में इसके अंदर 3 तार, ये 3 तार कौन कौन से होते हैं, एक फेज होता है, 3 फेज होते हैं, ये 3 तार 3 फेज होते हैं, और एक न्यूट्रल होता है। ये 4 तार इसके अंदर जाते हैं। यानी अगर ये फेज की बात करें तो एक आर होगा, दूसरा वाई होगा, तीसरा बी होगा, और ये चौथा न्यूट्रल होगा। इसके बाद ये 4 तार इस एनर्जी मीटर के अंदर गए तो 4 तार इससे बाहर भी आएंगे। तो यह हमारा न्यूट्रल हो गया, यह हमारा ब्लू हो गया, यह हमारा येलो हो गया, और यह हमारा रेड हो गया। तो इस तरह से आप दोस्तों ध्यान में रखेंगे कि जो हमारे 3 फेज एनर्जी मीटर होते हैं इसके अंदर 3 तार जाते हैं और 3 तार वापस आते हैं।
ऐसा मैं ये तार या जो वायर मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जानते हैं कि आप जहाँ पर भी एनर्जी मीटर स्थापित करते हैं, ये जो एनर्जी मीटर आप स्थापित करते हैं तो यहाँ पर कंड्यूट होती है। अब ये कंड्यूट में कितने तार होते हैं इसकी गणना आपको करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये गणना कैसे आप करेंगे, जब आप जानते रहेंगे कि जो अगर हम सिंगल फेज एनर्जी मीटर लगाए हैं तो इस एनर्जी मीटर के अंदर एक तार आएगा, यानी एक फेज और एक न्यूट्रल आएगा और एक फेज और न्यूट्रल इससे बाहर जाएगा, यानी टोटल 4 तार इस कंड्यूट पाइप के अंदर होंगे। वहीं पर अगर हमारा 3 फेज एनर्जी मीटर है तो, या अगर 3 फेज एनर्जी मीटर है तो इस कंड्यूट पाइप के अंदर यानी इनपुट के रूप में इस एनर्जी मीटर में 4 तार आएगा और 4 तार इससे आउटपुट होगा, यानी इस कंड्यूट पाइप में टोटल 8 तार होंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा इंटरनल वायरिंग होती क्या है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अपने घर पर जो भी डोमेस्टिक में यूज होने वाले इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, विद्युत उपकरण होते हैं, उनको सप्लाई देने के लिए आप वायरिंग करते हैं या तार का स्थापना करते हैं अपने घर के अंदर या किसी भवन के अंदर, किसी बिल्डिंग के अंदर या किसी फैक्ट्री के अंदर। तो ये तार को जब हम स्थापित करते हैं या वायरिंग करते हैं तो इस वायरिंग को करने के लिए क्या नियम होते हैं, क्या रूल होते हैं, इसी के बारे में हमको आंतरिक तार स्थापन और उसका आगणन, यानी हम लोग कैसे तार को स्थापित करते हैं और स्थापित करने के बाद कितना कास्ट आता है ये तो हमको पता लग जाता है। लेकिन तो एज ए इंजीनियर अगर मैं बताऊं कि यह प्लान है और इस प्लान की आपको ड्राइंग बनाना है तो आपका काम होगा कि आप पहले से ही जो भी उस प्लान का मालिक होगा उसको पहले ही बता देंगे कि इस प्लान को बनाने में आपका इतना कास्ट आएगा, यानी उसका आगणन यानी मूल्यांकन आप कर बता सकते हैं। तो यह चैप्टर इसीलिए आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बने तो इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। इसलिए यह चैप्टर आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। अगर इस चैप्टर मात्र को अगर आप पढ़ेंगे तो आप एक अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि मैं जो चीज़ें अभी तक नहीं जानता था वह मैं जान पाया। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप के सिलेबस में यह जो आंतरिक तार स्थापन है वह ज़रूर पढ़िए। मैं आपके साथ हूँ। जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी मैं आपको बताऊँगा, समझाऊँगा। अगर आपको कोई चीज़ फिर भी ना समझ में आए तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी सी चीज़ें किसके बारे में बताया, एनर्जी मीटर के बारे में बताया। ये एनर्जी मीटर क्या होता है एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे घर पर जहाँ से सप्लाई आती है सबसे पहले एनर्जी मीटर में आती है। एनर्जी मीटर क्या होता है मैं आपको पहले ही बता दिया कि यह पावर कंज्यूम्शंस की दर को बताता है, यानी हमने कितना बिजली की खपत की, यह हमारा कौन बताता है, एनर्जी मीटर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया एनर्जी मीटर 2 प्रकार के होते हैं। एक सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है और 3 फेज एनर्जी मीटर होता है। तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर में जो होता है एक फेज और एक न्यूट्रल उसके इनपुट के रूप में अंदर जाता और आउटपुट के रूप में एक फेज और एक न्यूट्रल आता है। उसी प्रकार से हमारे 3 फेज एनर्जी मीटर होते हैं। इसमें एक न्यूट्रल और 3 फेज इसके अंदर जाते हैं और एक न्यूट्रल और 3 फेज इसके बाहर आते हैं। तो यह सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है, 3 फेज एनर्जी मीटर होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यह एनर्जी मीटर का इंटरनल कंस्ट्रक्शन यानी इसकी आंतरिक संरचना क्या होती है। तो इसकी आंतरिक संरचना में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर करंट कॉइल होती है, इसके अंदर पोटेंशियल कॉइल होता है। करंट कॉइल कैसे बनाई जाती है या पोटेंशियल कॉइल कैसे बनाई जाती है इसके बारे में मैं आपको बताया कि जो करंट कॉइल होती है वो मोटे तार तथा कम नंबर ऑफ टर्न की बनाई जाती है। ऐसा करने से करंट कॉइल का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और दूसरी चीज़ बताया था कि जो करंट कॉइल होती है वह लोड की सीरीज में लगी होती है। और इसके बारे में तीसरी बात ये भी बताया था कि करंट कॉइल का काम जो होता है
यह करंट को मेज़र करती है। उसी प्रकार से दोस्तों मैं आपको पोटेंशियल कॉइल के बारे में बताया था कि पोटेंशियल कॉइल क्या होती है, इसको कैसे बनाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा आपको कि जो पोटेंशियल कॉइल होती है वो वोल्टेज को मेज़र करती है। एक बार फिर से, जो पोटेंशियल कॉइल होती है वह वोल्टेज यानी आपके घर में कितना इनपुट वोल्टेज आ रहा है यह हमारा पोटेंशियल कॉइल बताती है। उसके बाद यह पोटेंशियल कॉइल बनी कैसी होती है, यह पतले तार तथा अधिक नंबर ऑफ टर्न के बनाते हैं। यहाँ पर लिखा गया पतले तार तथा अधिक नंबर ऑफ टर्न के बनाते हैं। ऐसा करने से इस पोटेंशियल कॉइल का रेजिस्टेंस अधिक हो जाता है, और अगर इसका रेजिस्टेंस जितना अधिक है हमारा कॉइल उतनी अच्छी ढंग से काम करती है, और ये इस इंस्ट्रूमेंट में ईरर कम आते हैं। तीसरी बातें मैंने आपको बताया था कि जो पोटेंशियल कॉइल होती है वो लोड के सीरीज में लोड के समांतर में या लोड के पैरेलल में लगी होती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारे जो एनर्जी मीटर होता है यह क्या होता है, और एनर्जी मीटर के द्वारा हम लोग जो भी पावर कंज्यूम करते हैं वह उसकी यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर होती है, और 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट के होता है। इस बात को भी आप जानते रहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ऊर्जा मापी क्या होता है, एनर्जी मीटर क्या होगा, आपको समझ में आया होगा। आइए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मेन स्विच क्या होता है। धन्यवाद।